हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। सभी को इधर ध्यान देना है। आज मैं आपको गणित भाग 1, इसमें जो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या में जो प्रश्न संग्रह 2.3 है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रश्न संग्रह 2.3 में जो प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस प्रकार से 6 प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पर आज जानकारी हासिल करेंगे और इसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। इसमें पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उसको सॉल्व करने का हम प्रयत्न करेंगे। तो जैसे कि वास्तविक संख्या आपको पहले भी सर ने या किसी टीचर ने आपको पढ़ाया है। तो प्रश्न संग्रह 2.3 में करनी से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम करनी को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम प्रश्न संग्रह में पूछे गए प्रश्नों पे हम फोकस करेंगे। तो करनी क्या है, इसे हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे मैं जो लाइव पढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ वो सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब करनी को समझ लेते हैं। पहली बात तो सबसे पहली बात इसकी जो परिभाषा है कि यदि यन यदि यन कोई पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक संख्या n is not equal to 1 और a कोई धनात्मक परिमेय संख्या हो। अब यहाँ पर मैंने दो बातें लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि n कोई पूर्णांक संख्या हो और n इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब n का मान 1 नहीं होना चाहिए, और a कोई धनात्मक परिमेय संख्या हो, और इसका जो स्वरूप है करनी का, हम यहाँ पर लिख रहे हैं n और यहाँ पे कर्निष्ठ संख्या a। अभी यहाँ पे n जो लिखा है इसे हम क्या कहेंगे? घात। क्या कहते हैं? घात। ओके। और ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है ना वर्गमूल का, इस तरह से इसको कहते हैं करनी। ठीक है, करनी चिन्ह। उसके बाद में जो इस करनी चिन्ह के अंदर जो a लिखा हुआ है, इसे हम कहेंगे कर्निष्ठ संख्या। कर्निष्ठ संख्या। ठीक है, यानी बताने का मतलब यहाँ पे ये है कि करनी कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे n जो है वो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और n का मान 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यदि मैं कोई यहाँ पर करनी संख्या लिखता हूँ, मान के चलो मैंने यहाँ पर करनी संख्या 3 लिखा और यहाँ पे n का मान कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 2 है। कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर 2 माना जाएगा। और ये करनी का चिन्ह है और उसके अंदर जो कर्निष्ठ संख्या एक की जगह पर मैंने यहाँ पर जो 3 लिखा है वो धनात्मक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप करनी को पहचान सकते हैं। उसके बाद में हम आगे देखेंगे, यहाँ पर आप इसको मूलांक भी कह सकते हैं, n को मूलांक भी कह सकते हैं और घात भी कह सकते हैं। दोनों यहाँ पर आप दोनों ही बातों को समझना है आपको कि n जो है ये कर्निष्ठ संख्या है। ये जो सिंबल आपको चिन्ह जो दिखाई दे रहा है ये करनी चिन्ह है और उसके अंदर लिखी गई जो संख्या है उसे हम कर्निष्ठ संख्या कहेंगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संग्रह 2.3 में पहला जो सवाल है, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने पहले से ही सवाल लिखा है कि निम्नलिखित करणियों के मूलांक या घात लिखो। तो आपको जैसा कि मैंने अभी बताया कि करनी संख्या किसे कहते हैं, तो उसके आधार पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो करनी जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर फिर से एक बार लिखने का प्रयत्न करता हूं मैं।
करनी लिखा है और इस करनी चिन्ह के ऊपर पे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और साथ यहाँ लिखा है, मतलब करनी का जो घात है वो 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर कर्निष्ठ संख्या 7 लिखा हुआ है। तो इस करनी का जो घात है वो क्या होगा? 3 होगा। ठीक है? बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद में दूसरा सवाल यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे गुणांक 5 और कर्निष्ठ संख्या 12 लिखा हुआ है। हमेशा आपको ध्यान में देखना है, ध्यान रखना है कि ये जो करनी संख्या चिन्ह जो है, इस करनी चिन्ह के बाजू में जो संख्या लिखा गया है, तो ये हमेशा गुणांक होता है। और करनी यहाँ पर जो यन जो होता है ना, यहाँ पर लिखा जाता है, जो घात लिखा जाता है वो करनी चिन्ह के अंदर लिखा जाता है। तो अभी ये जो 5 है वो बाहर है इस करनी चिन्ह के, इसका मतलब इस कर्निष्ठ संख्या का गुणांक 5 ऐसा समझना है। और यहाँ पर n का मान नहीं लिखा गया है, इसका मतलब घात जो है इसका 2 होगा। ठीक है? उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करनी चिन्ह के अंदर ये जो घात है वो 4 लिखा हुआ है और कर्निष्ठ संख्या 100 लिखा गया है, इसका मतलब घात क्या होगा? घात होगा 4। ठीक है? उसके बाद में अगला सवाल प्रश्न संग्रह 2.3 के पहले का चौथा सवाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्निष्ठ संख्या 39 यानी कि 39। तो यहाँ पर इस कर्निष्ठ संख्या का जो घात है वो n यहाँ पर नहीं लिखा गया है, कोई संख्या नहीं लिखी गई है, इसका मतलब वहां पे करनी संख्या घात जो है वो 2 होगा। ठीक है? उसके बाद में अगला जो 5वां सवाल है प्रश्न क्रमांक पहले से, यहाँ पर देख सकते हैं कर्निष्ठ संख्या 18, कर्निष्ठ संख्या 18 का जो घात है वो 3 दिया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे घात 3। ठीक है? तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप घात को पहचान सकते हैं। जो यहाँ पर n के जगह पर जो मान लिखा गया है उसको हम घात कहेंगे। यदि कुछ भी नहीं लिखा गया है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 मतलब घात 2 है, ऐसा आपको समझना है और ऐसा ही है। और उसके बाद में कोई संख्या यदि लिखा है तो वह उस कर्निष्ठ संख्या का घात होगा। ठीक है? उसके बाद प्रश्न संग्रह 2.3 का दूसरा सवाल, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या करनी है। अभी आपको मैंने करनी की जो परिभाषा है वो मैंने आपको बताया है कि यदि n कोई पूर्णांक संख्या हो, है ना? यहाँ पर हमें एक बार देख लेते हैं, n कोई पूर्णांक संख्या हो और n इज नॉट इक्वल टू 1, 1 नहीं होता है, 2 अगर है तो यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा कोई संख्या, अगर 3 है तो 3 लिखा जाएगा, 4 है तो 4 लिखा जाएगा, अगर आगे की कोई भी संख्या है तो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है? और a, यहाँ पर कर्निष्ठ संख्या a ये स्वरूप है, करनी लिखने का जो एक स्वरूप है वो मैं आपको यहाँ पर लिखा है। तो ये कोई धनात्मक संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है? अब ये परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन करनी के अंदर इस करनी के साथ में जो संख्या लिखी गई है ये पूरा अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि करनी के बाहर यदि कोई संख्या बाहर आती है तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा, ना कि अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखा गया अभी परिमेय संख्या का ये आपको पता है परिभाषा कि p/q के स्वरूप में जो संख्या होती है हम उसको परिमेय संख्या कहते हैं, और जो p/q के स्वरूप में नहीं है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है करनी के अंदर, इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर ये करनी के बाहर आ जाता है तो हम उसको परिमेय संख्या कहेंगे। तो वो कैसे हम इसको जांचेंगे, हम देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला सवाल, तो पहला सवाल आप देख सकते हैं कि इसमें हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या करनी है, स्पष्ट करो। अब देखते हैं हम, यहाँ पर कर्निष्ठ संख्या 51 लिखा हुआ है और घात लिखा है 3, मतलब यानी हमें ये जो आपको करनी संख्या जो लिखा गया है उस पे स्पेशली ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको घात को देखना है और उसके बाद में कर्निष्ठ संख्या को देखना है।
ये घात है, इसका मतलब हमें इस कर्निष्ठ संख्या का घनमूल देखना होगा। मतलब ऐसा घनमूल जिसको 3 बार गुना करने पर हमें 51 प्राप्त हो। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसको गुना करने के बाद 3 बार गुना करने के बाद में हमें 51 प्राप्त होता हो। इसका मतलब ये करनी है। अब ये करनी है क्यों कहेंगे? क्योंकि ये करनी जो चिन्ह है इससे बाहर नहीं आ रहा है। ये करनी चिन्ह के अंदर ही रहेगा, इसलिए इसे करनी है कहेंगे। क्योंकि हमारी परिभाषा क्या है कि कर्निष्ठ संख्या जो है सॉरी करनी किसे कहते हैं कि n जो है ये पूर्णांक संख्या हो, n इज़ नॉट इक्वल टू 0 और a जो है धनात्मक परिमेय संख्या हो और ये करनी चिन्ह के बाहर ना आता हो। अब इसी को हम समझने का प्रयत्न करेंगे यहाँ। ठीक है, दूसरा जो सवाल है उस पर हम समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर लिखा है घात 4 और कर्निष्ठ संख्या लिखा है 16। मतलब आपको घात पे फोकस करना है और कर्निष्ठ संख्या पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे कर्निष्ठ संख्या जब 4 लिखा हुआ है इसका मतलब इस 16 का ऐसा मूल रूप देखना है जिसको 4 बार गुना करने पर 16 आता हो। तो ऐसी कौन-सी संख्या अब 4 बार क्यों? क्योंकि यहाँ पर घात 4 है, यहाँ पे हम घनमूल देख रहे थे, इसलिए हम ऐसी संख्या देख रहे थे जो जिसको 3 बार गुना करने पर। अब यहाँ 4 है, तो इसका मूल रूप वो देखना है जिसको 4 बार गुना करने के बाद हमें क्या मिलता हो 16 मिलता हो। ठीक है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 गुणिला 2 गुणिला 2 गुणिला 2 ये 2 ऐसी संख्या है इसका जिसको 4 बार गुना करने के बाद हमें क्या मिलता हो 16 मिलता हो। अभी इसी को हम लिख सकते हैं कि 2 का घात 4 और 1/4 ठीक है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब ये 2 का घात 4 है और यहाँ पे घात 4 लिखा हुआ है तो 16 को इस करनी संख्या के जब बाहर निकालेंगे तो हम इसी को 2 ऐसा लिख सकते हैं। मतलब जब ये करनी संख्या के बाहर आ गया है 2 के रूप में तो ये तो परिमेय संख्या हो गया और करनी हम किसे कहते हैं जो अपरिमेय संख्या हो। करनी चिन्ह के अंदर ही या वर्गमूल चिन्ह के अंदर ही जो संख्या होती है तो हम उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ये इसको जब हम हल कर रहे हैं तो इसका जो हमें रूपांतरित जो स्वरूप मिल रहा है वो 2 के रूप में मिल रहा है। तो जब 2 है करनी नहीं है इसके ऊपर इस 2 में करनी का चिन्ह नहीं लगा है इसका मतलब ये परिमेय संख्या है और ये करनी नहीं है, ऐसे हम यहाँ पर लिखेंगे। करनी नहीं है क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है कि ये जो नीचे की जो करनियाँ हैं, कौन-सी संख्या जो है वो करनी है और कौन-सी नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है? उसके बाद में अब यहाँ पर घात 5 कर्निष्ठ संख्या 81 ठीक है? अब इसमें हम देखेंगे कि मतलब 5 लिखा घात 5 लिखा है मतलब ऐसी संख्या जिसको गुना करने पर हमें ऐसा मूल रूप 81 का ऐसा मूल रूप देखेंगे जिसको 5 बार गुना करने के बाद हमें 81 प्राप्त होता हो। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। आप टेबल लिखा होगा स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा। उस टेबल पे आप देख सकते हैं 2 का हमने किया यहाँ पर 4 बार तो 16 आ रहा है। आप 3 का करके देखिए, 3 का करके देखेंगे तो भी क्या होता है 3 का हम करके देखते हैं 5 बार, तो 3 गुणिला 3 गुणिला 3 गुणिला 3 गुणिला 3 ऐसे 5 बार हम करेंगे। 5 बार क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे घात 5 है, ठीक है? तो यहाँ पर देखते हैं कि 3 3 त्रिक 9 9 तिया 27 और 27 का गुणिला अगर हम इससे करते हैं तो संख्या 81 से आगे बढ़ जाती है। फिर और अपन 3 से गुना करते हैं तो भी 81 से आगे बढ़ जाती है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो करनी के अंदर ही रहेगा और इसे हम क्या कहेंगे करनी है क्योंकि ये करनी का जो चिन्ह है वो बाहर नहीं हो रहा है तो ये भी करनी है क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है ऐसा हमें समझना है ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप चौथा सवाल देख सकते हैं कर्निष्ठ संख्या 256 अभी देख सकते हैं आप यहाँ पर
कि यहाँ पे जो घात है वो 2 है ना? इस कर्निष्ठ संख्या 256 का जो घात है नहीं लिखा गया है, इसका मतलब m इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पे घात 2 है। इसका मतलब 256 का हम वर्गमूल देखेंगे, क्योंकि 2 है तो वर्गमूल यानी इसका इसके 2 ऐसे ये पूर्ण वर्ग संख्या हम देखेंगे, ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या जिसको 2 बार गुणा करने पर 256 आता हो। तो ऐसी जो संख्या है वो है 16 और 16 गुणिला 16 करने पर 256 आता है। यहाँ पर कुछ घात नहीं लिखा गया है, इसका मतलब इसमें घात जो है वो 2 माना जाएगा। अब इसको हम जब बाहर निकालेंगे तो इसका जो स्वरूप है वो कैसे बनेगा? 16। इसका जो आंसर आएगा वो 16। अब कर्निश चिन्ह के बाहर आने के बाद में ये संख्या परिमेय संख्या कहलाती है और परिमेय संख्या कर्मी नहीं हो सकता, ठीक है? अपरिमेय संख्या ही कर्मी होगा। तो यहाँ पे कर्मी अ, नहीं है, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर हम 5वां सवाल देखते हैं। तो 5वां सवाल आप देख सकते हो यहाँ पर कर्निष्ठ संख्या 64 है और घात जो लिखा हुआ है 3 है यहाँ पर मैंने घात 3 और कर्निष्ठ संख्या 64 लिखा है। यानी कि 64 पे हमें फ़ोकस करना है कि 64 का ऐसा घनमूल, घनमूल यानी 3 लिखा है इसलिए घनमूल। तो ऐसी वह संख्या हमें ज्ञात करनी है, 64 का वह मूल रूप ज्ञात करना है जिसको 3 बार गुणा करने पर हमें क्या मिलता हो? 64 मिलता हो। तो वह संख्या है 4। तो हम 4 गुणिला 4 गुणिला 4 करेंगे और यहाँ पर घात 3 लिखेंगे। 3 बार क्यों किया हमने? क्योंकि घात 3 है इसीलिए हमें 3 बार वही संख्या से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 गुणिला 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो इस प्रकार से करनी यहाँ पे घात 3 है और यहाँ पे 64। अब इसको हम जब करनी के बाहर निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 4। अब 4 लिखने के बाद में आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये परिमेय संख्या होगी और परिमेय संख्या करनी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे करनी नहीं है, ऐसा हमें लिखना है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे छठा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम। छठा वाला प्रश्न, उसमें लिखा है कि अ, 3 मतलब घात जो है वो 3 लिखा है और करनी संख्या कर्निष्ठ संख्या लिखा है 22/7। तो अभी हमें घात पे फ़ोकस करना है। ऐसी अभी 22/7 का ऐसा घनमूल जिसको 3 बार गुणा करने पर 22/7 आता हो। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, तो ये करनी ही संख्या कहलाएगी, ये अपरिमेय ही संख्या होगी, इसीलिए हम इसको करनी है ऐसे अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो ये करनी भी है, क्योंकि इसकी करनी का जो चिन्ह है ये नहीं हटा है, तो ये करनी है। तो इस प्रकार से आपको घात और करनी की संख्या के आधार पर आपको क्या करना है कि दिया गया जो करनी है वो करनी है या नहीं है, वो आपको समझना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अगला जो सवाल है, तीसरा सवाल 2.3 का तीसरा सवाल, ठीक है? अब यहाँ पर लिखा है कंडीशन कि निम्नलिखित युग्मों में से, युग्म म्हणजे जोड़ी, यहाँ पर 2 की जोड़ी में दिया गया है, 2 कर्मी संख्या दिया गया है, 2 करनी दी गई है। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म की करनियाँ सजातीय हैं और कौन से युग्मों की करनियाँ जो है वो विजातीय है, स्पष्ट करना। तो युग्म का मतलब होता है जोड़ी। अब यहाँ 2 जोड़ी में दिया गया है करनी, ये एक करनी और ये दूसरा करनी। अब ये सजातीय और विजातीय का मतलब क्या है? सजातीय मतलब समान और विजातीय का मतलब होता है असमान। तो सजातीय के लिए यहाँ पर जो मतलब उसकी जो परिभाषा है कि हम इस करनियों में क्या हमको समान देखना है। तो आपको जैसा कि मैंने करनी में क्या बताया मैंने, घात और कर्निस्थ संख्या, कर्निस्थ संख्या ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि घात और कर्निस्थ संख्या दोनों ही करणियों में समान है क्या? यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो कर्निस्थ संख्या 52 लिखा गया है, इस 52 का
जो घात है वो 2 है और यहाँ पर कर्निष्ठ के अंदर कर्निष्ठ संख्या जो लिखा गया 13 है, इसका घात भी 2 है। और सजातीय कर्णी की जो परिभाषा है वो क्या है कि जिन कर्णियों के घात या कोटि, देखो इसको कोटि भी कहते हैं, घात भी कहेंगे और मूलांक भी कहेंगे। 3 नाम हैं इस घात के, घात, मूलांक और कोटि। ठीक है? ये 3 नाम हैं, कोटि भी कहेंगे। तो यहाँ पर इस कर्निष्ठ संख्या 52 का जो घात है वो 2 है और यहाँ पे इस कर्निष्ठ संख्या 13 का घात भी जो है वो 2 है। जबकि सजातीय के लिए परिभाषा क्या है कि जिन कर्णियों के घात समान हों और कर्निष्ठ संख्या भी समान हो, वे सजातीय कर्णी होते हैं। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि कर्निष्ठ संख्या 52 है, यहाँ पर 13 है, जबकि घात तो समान है बट कर्निष्ठ संख्या ये समान नहीं है। तो हमें समान करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। ठीक है? तो हम देखते हैं यहाँ पर कि कर्निष्ठ संख्या 52 ये बड़ी है किससे? कर्निष्ठ संख्या 13 से। और यहाँ पर जो ये 5 गुणांक के स्वरूप में लिखा है ना, अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा है कर्निष्ठ संख्या 52 के आगे, मतलब यहाँ पे इसका गुणांक 1 है। तो गुणांक को हमें नहीं देखना है, हमें देखना है सिर्फ घात और कर्निष्ठ संख्या को। तो यहाँ पे 52 का ऐसा हमें 2 गुणनखंड म्हणजे ऐसा गुणनखंड देखना है जिसमें एक गुणनखंड, एक जो संख्या है वह पूर्ण वर्ग संख्या हो। क्योंकि पूर्ण वर्ग क्यों? क्योंकि यहाँ पे घात लिए घात जो है वो 2 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या। और कम से कम ये जो कर्निष्ठ संख्या है इसके इसी के बराबर हो, इसके समान हो। तो हम 52 का 2 गुणनखंड देखेंगे तो 13 चौक 52 बराबर। क्योंकि यहाँ पे घात 2 है इसलिए हमने 2 गुणनखंड देखा। तो यहाँ पे 13 भी ये जो दूसरे कर्णी संख्या है 13 उसके समान यहाँ पर है और 4 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसीलिए हमने यहाँ पर 13 चौक 52 लिखा। ठीक है? अभी इसी को हम अलग-अलग स्वरूप में यदि लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे? कर्णी संख्या 13 गुणिला कर्णी संख्या 4। ठीक है? जब इसको हम कर्णी संख्या से बाहर निकालेंगे 4 को, 13 को तो नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन 4 का पूर्ण वर्ग संख्या है जिसको हम 2 और कर्णी संख्या 13 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर नहीं लिखना है, घात यहाँ पर लिखा जाता है, ये गुणांक हो गया। ठीक है? इस 4 का जो वर्गमूल है वो 2 है, हमने 2 लिखा और कर्निष्ठ संख्या 13 को जैसे का वैसा लिखा। अब यहाँ पर ऑलरेडी पहले से जो एक लिखा हुआ है दूसरा वाला जो कर्ली संख्या है वो गुणांक 5 और यहाँ पर 13। अब ये इससे हमें कंपेयर करना है ये वाले से और इस वाले से। तो आप देख सकते हैं गुणांक कुछ भी हो, गुणांक को हमें नहीं देखना है। सिर्फ हमें क्या देखना है? सजातीय कर्णी के लिए सिर्फ कर्निष्ठ संख्या और उसका घात। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं घात 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे कर्निष्ठ संख्या 13 है और यहाँ पर भी कर्निष्ठ संख्या है। इसका मतलब ये सजातीय कर्णी है। ये क्या है? सजातीय कर्णी है, ऐसा हमको लिखना है। ठीक है? सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको मैंने पहले ही बोला था कि आपको घात और कर्निष्ठ संख्या पे फोकस करना है। ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्निष्ठ संख्या 2 है, सॉरी इस कर्निष्ठ संख्या 68 का 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अभी ये कर्निष्ठ संख्या छोटी है तो इसको बड़ा नहीं कर सकते लेकिन इसको छोटा कर सकते हैं। लेकिन छोटा करने के बाद भी हमें 68 का जो है इसके बराबर पे हमें क्या नहीं मिलेगा? कर्निष्ठ संख्या नहीं मिलेगा। हम देखते हैं इसके 2 गुणनखंड 68 के, तो 4 गुणिला 17 यदि करते हैं तो हमें 68 प्राप्त होता है। यहाँ पर हम 4 को बाहर निकालते हैं, कर्णी संख्या 4 गुणिला कर्णी संख्या 17। ठीक है? अब उसके बाद में ये कर्णी संख्या 4 को इसका वर्गमूल लेंगे तो 2 और ये मतलब ये वर्गमूल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो कर्णी संख्या जो वर्गमूल का चिन्ह है इसे हमें हटाना है, हटा दिया हमने और यहाँ पे कर्णी संख्या आ रहा है 17। ठीक है? अब यहाँ पे कर्णी संख्या कितनी है? 3, यहाँ पे है 17। इसका मतलब ये जो है विजातीय कर्णी है कहेंगे क्योंकि हमारे सजातीय के लिए परिभाषा क्या है कि घात भी समान हो और कर्णी संख्या कर्निष्ठ संख्या भी समान हो। तो यहाँ पे असमान है, ये एक जैसे नहीं है, इसलिए इसको हम लिखेंगे सजातीय
करनी नहीं है या विजातीय करनी है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं थर्ड वाला। अभी यहाँ पे गुणांक लिखा है 4 और यहाँ पे घात नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 और कर्निष्ठ संख्या 18 है और यहाँ पे लिखा है गुणांक 7, घात लिखा है 2 और यहाँ पे कर्निष्ठ संख्या 2। अब हम ये छोटी वाली कर्निष्ठ संख्या है, ये बड़ी वाली, तो हम बड़ी वाली को 2 गुणनखंड लेकर, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है तो इसका 2 गुणनखंड लेकर हम इसके बराबर कर सकते हैं, लेकिन इसको 18 के बराबर नहीं कर सकते। तो हम बड़े वाले कर्नी चिन्ह पर कर्निष्ठ संख्या पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि 9 दूनी 18, हम इसके 2 गुणनखंड ले रहे हैं। क्यों 2 गुणनखंड ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे घात 2 है तो 2 गुणनखंड लेंगे, तो 9 दूनी 18। अब ये 2 गुणनखंड कैसे लेना है कि एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो, और आपको पता है ये पूर्ण वर्ग संख्या कौन-कौन से हैं? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये सभी जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया। अब इसको हम अलग-अलग लिखेंगे तो क्या होगा? अलग-अलग लिखते हैं। 9 गुणिला कर्नी संख्या 2। अब यहाँ पर हम इसको कर्नी संख्या से बाहर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुणिला, ये दोनों के लिए समान गुणांक है ये 4, इसलिए मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा है। और इस कर्निष्ठ संख्या 9 को हम उसका वर्गमूल लेंगे तो 3 आएगा, और एक जो कर्नी संख्या 2 है वो वैसा ही रहेगा। अब 4 तिया 12 और कर्निष्ठ संख्या 2। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्निष्ठ संख्या 2 और यहाँ पर भी कर्निष्ठ संख्या 2, दूसरी वाली जो करनी है उसके कंपैरिजन में, और यहाँ पर भी घात है 2 है और यहाँ पर भी घात 2 है। इसका मतलब ये सजातीय करनी है। ये गुणांक को आपको नहीं देखना है, गुणांक कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन घात और कर्निष्ठ संख्या कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, तो सजातीय करनी कहलाएगी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह सजातीय करनी है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न, तीसरे का चौथा। यहाँ पर देख सकते हो आप कि गुणांक 19 और करनी संख्या लिखा हुआ है, कर्निष्ठ संख्या 12। यहाँ पे घात नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे 2 है। और उसके बाद में दूसरी वाली जो करनी है उसमें आप देख सकते हो गुणांक 6 और कर्निष्ठ संख्या 3, और यहाँ पर भी गुणांक जो है 2 है। इसका मतलब सॉरी, गुणांक नहीं, घात। घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है। इसका मतलब हमें घात के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें कर्निष्ठ संख्या को समान करना है। तो अभी हम 19 कर्निष्ठ संख्या 12 को यदि हम दो दो गुणनखंड इसके निकालेंगे, जिसमें से एक उसका क्या हो, एक जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो 4 तिया 12। ठीक है, अब 4 तिया 12, तो 4 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 3 इस कर्निष्ठ संख्या के बराबर है, इसलिए हमको ऐसा ही गुणनखंड देखना है। अब यहाँ पे हम इसको अलग अलग लिखेंगे, 4 गुना कर्निष्ठ संख्या 3। अब 4 जो है उसको हम जब बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 गुणिला कर्निष्ठ संख्या 3। अब यहाँ पे हम गुना करेंगे तो 19 गुणिला 2 कितना हो जाएगा? 38 और कर्निष्ठ संख्या 3। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आप ये जो हम इसका जो संक्षिप्त रूप हमने ज्ञात किया है और इसका दूसरा वाला जो करनी है इसके साथ में कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे भी कर्निष्ठ संख्या 3 है, यहाँ पर भी 3 है। इसका घात 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और ये जो गुणांक है यहाँ पर 6, यहाँ पर 38, ये इससे कोई मतलब इससे कंपेयर नहीं करना है, आपको सिर्फ घात और कर्निष्ठ संख्या, जबकि दोनों के कैसे हैं? समान है, तो ये भी सजातीय करनी होंगे। ठीक है, सजातीय करनी है। उसके बाद में थर्ड में अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, पांचवा सवाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्निष्ठ संख्या 22 है और यहाँ पर 33 है। इसके घात दोनों के 2-2 हैं, मतलब समान है। तो घात जब समान है तो हमें कर्निष्ठ संख्या को मैनेज करना होगा। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसको 2 गुणनखंड ज्ञात करने पर हमें
मतलब इसके बराबर मिलता हो या ये वाली संख्या इसके बराबर मिलती हो, नहीं मिलेगा। 11 दूनी 22 करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी दोनों में से एक कोई भी एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और यहाँ पर भी अगर इसका भी हम संक्षिप्त रूप लेते हैं, तो भी 11 तिया 33 11 तिया 33 तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, इसमें से कोई भी नहीं है और ये दोनों ही जो करनी संख्या है वो विजातीय है, यहाँ पे सजातीय नहीं है, हमें सजातीय नहीं है, ठीक है? उसके बाद में अगला जो सवाल दिया गया है, वो है गुणांक 5 और कर्निष्ठ संख्या 5 और यहाँ पे दूसरी जो करनी दी गई है, वो है कर्निष्ठ संख्या 75 दोनों के घात 2 है और कर्निष्ठ संख्या 5 और यहाँ पे 75 तो हम 5 के बराबर इसको लाने का प्रयत्न करेंगे। तो देखते हैं इसका इस वाले करनी संख्या को हम हल करने का प्रयत्न करते हैं तो इसके 2 गुणनखंड क्यों? क्योंकि घात 2 है। अगर 3 होता तो 3 गुणनखंड तो 25 या 75 होता है। अब 25 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं गुना 3 ठीक है? उसके बाद में इसका जो वर्गमूल है वो लिखेंगे तो 5 गुणिला कर्निष्ठ संख्या 3 मतलब 5 कर्निष्ठ संख्या 3 5 जो है गुणांक है और कर्निष्ठ संख्या 3 है। तो यहाँ पे हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कर्निष्ठ संख्या 5 है और यहाँ पे 3 है। इसका मतलब ये सजातीय नहीं, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको सजातीय करनी नहीं है। ऐसा लिखना है, ठीक है? अब आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, सजातीय करने के लिए घात, यहाँ पर जो संख्या लिखी जाती है उसको घात और यहाँ पर जो लिखी जाती है उसको कनिष्ठ संख्या कहते हैं। तो ये दोनों समान होने चाहिए। यदि समान है दोनों ही जो जोड़ी में दिए गए कर्मियों की, तो हम उसे सजातीय करनी कहेंगे, ठीक है? उसके बाद में चौथा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है निम्नलिखित कर्मियों को संक्षिप्त करो या सरल करो, ठीक है? तो यहाँ पे सरल का मतलब होता है इसका छोटा रूप। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा, चौथा, पाँचवां, ठीक है? 5 सवाल दिए गए। पाँचों में आप घात देख रहे हो 2-2, है ना? सभी में 2। तो इसका हम ऐसा 2 गुणनखंड ज्ञात करेंगे जो एक पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में हो। पूर्ण वर्ग क्यों? क्योंकि घात 2 है, सभी के 2-2 है, तो हमको पूर्ण वर्ग तो 9 तिया 27, ठीक है? 9 तिया 27 अब 27 9 या 27 क्यों लिया है? क्योंकि 9 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका मतलब हम इसको इस कर्नी संख्या के बाहर लिखेंगे 9 को 3 के रूप में और जो कर्नी चिन्ह के अंदर जो संख्या बचेगी वो हम ऐसा लिखेंगे। ये संक्षिप्त रूप हो गया। ठीक है? बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब 50 के 2 गुणनखंड, 2 क्यों? क्योंकि घात 2 है। तो 2 गुणनखंड, तो 50 के 2 गुणनखंड ऐसे देखेंगे जिसमें से एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो वो है 25 गुणिला 2 मतलब 25 दूनी 50। अब 25 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है? 25 को हम बाहर निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल लेंगे हम, तो 5 है इसका वर्गमूल और यहाँ पे कर्निष्ठ संख्या 2। तो इस प्रकार से ये संक्षिप्त रूप होगा, ठीक है? उसके बाद में हम देखते हैं 250 का। अब 250 का भी ऐसा 2 गुणनखंड देखना है। 2 गुणनखंड क्यों? क्योंकि यहाँ घात 2 है। तो ऐसे 2 गुणनखंड देखना है, जिसमें से एक संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। अब यहाँ पे हम मान के चलो 125 गुणिला 2 लेते हैं, तो भी 250 होता है ना? 50 गुणिला 5 लेते हैं, तो भी वो 250 होता है। लेकिन 50 और 125 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या लेना है, तो 25 गुणिला हम 10 करेंगे तो 250 होता है, 250 होगा और 25 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है जिसको हम कर्णी चिन्ह के बाहर निकालेंगे यहाँ पर 5 के रूप में और कर्निष्ठ संख्या बचेगा 10। तो इस प्रकार से ये इसका संक्षिप्त रूप होगा, ठीक है? उसके बाद में देखते हैं 112। अब 112 इसके 2 ऐसे गुणनखंड जिसमें से एक का जो है पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए और एक जो है कर्निष्ठ संख्या होनी चाहिए, अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। तो 112 का जो है 16 गुणिला 7 करने पर 112 आते हैं
और 16 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको करनी चिन्ह के बाहर जब हम निकालेंगे तो ये 4 के रूप में आ जाएगा और यहाँ पे कर्निष्ठ संख्या 7 बचेगा। इसका मतलब ये संक्षिप्त रूप हो गया, ठीक है? छोटा रूप, सरल रूप, ठीक है? उसके बाद में 168। अब 168 के ऐसे 2 गुणनखंड जिसमें से एक पूर्ण वर्ग संख्या हो और एक कर्णी संख्या हो, म्हणजे अपरिमेय संख्या हो, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 4 गुणिला 42 करने पर 168 आता है। इसका मतलब 4 गुणिला 2 इसका जो है हमने क्या लिया 2 गुणनखंड लिया जिसमें से 4 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इस 4 को हम करनी चिन्ह के बाहर निकालेंगे तो 2 के रूप में बाहर निकलेगा और यहाँ पर 42 अपनी जगह पे लिखेंगे। ठीक है? तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं इसको संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है, इसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद में अगला जो सवाल है 5वां 2.3 का 5वां, ठीक है? 5वां सवाल यहाँ पर देख सकते हैं आप, निम्नलिखित करणियों का क्रम संबंध निर्धारित करो। अब क्रम संबंध का मतलब क्या है? 2 करणियाँ दी गई है, उन 2 करणियों में क्या मतलब कौन-सा रिलेशन है? छोटा है, आपस में वो दोनों एक-दूसरे से छोटे हैं कि एक-दूसरे से बड़े हैं या एक-दूसरे के बराबर है? इसी को कहते हैं क्रम संबंध। तो हमें यहाँ पर 2 करणियाँ लिखी गई है, इन दोनों करणियों को हमें कंपेयर करना है दोनों को एक-दूसरे में कि कौन-सा बड़ा है और कौन-सा छोटा है और कौन या बराबर तो नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो हम देखते हैं, तो अभी यहाँ पे गुणांक 7 लिखा हुआ है और कर्निस्थ संख्या 2 लिखा गया है। अब इसको जब हम हल करेंगे, तो हम ऐसे तो हल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कंपेयर करना है, तो इस स्वरूप में हम कंपेयर नहीं करेंगे। तो ये जो गुणांक है, इस गुणांक को हम कर्निस्थ संख्या के अंदर लेंगे। तो जब अंदर लेंगे, ये दोनों ही गुणांक को अपने-अपने कर्निस्थ संख्या के अंदर लेंगे, तब उसका एक प्रॉपर वैल्यू हमें मिलेगा और उस प्रॉपर मान के, उस वैल्यू के आधार पे हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो अब ये 7 को जब अंदर लेंगे, तो आपको पहले ही बताया था कि कर्णी संख्या के अंदर जब कोई पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो हम उसको वर्गमूल के रूप में बाहर निकालते हैं। तो जब इसको अंदर लेंगे, तो यहाँ पे घात 2 है। इसका मतलब इस 7 का हम क्या लेंगे? वर्ग लेंगे। तो 7 का वर्ग क्या होता है? 49, साथी साथी 49, एकदम आसान है, ठीक है? उसके बाद में ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, फिर इस दोनों को एक ही हम करनी के नीचे, करनी चिन्ह के नीचे लेंगे तो 49 इंटू 2, ठीक है? अब इसको जब गुना करेंगे तो कितना आता है? 98, ठीक है? कर्निस्थ संख्या 98, इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा जो लिखा हुआ है वो है 5 कर्निस्थ संख्या 3। अब ये 5 को जब हम कर्नी संख्या के अंदर लेंगे तो 5 का क्या हो जाएगा? 25, क्यों 25 होगा? घात 2 है। अगर 3 होगा तो हम 3 बार इसका गुना करके जो संख्या आएगा वो लेंगे। तो यहाँ पे घात 2 है तो 5 25 और यहाँ पे कर्निस्थ संख्या 3 और इसको एक ही करनी के अंदर हम लेते हैं तो 25 गुणिला 3 हो जाएगा। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा? कर्निस्थ संख्या 75, ठीक है? अब हमको यहाँ पर देखो एक प्रॉपर वैल्यू मिला हुआ है, एक मान मिला हुआ है करनी के रूप में। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि करनी संख्या 98 और दूसरा करनी संख्या 98 किसका आया? इस वाले करनी का। और करनी संख्या 75 किसका आया? इस वाले करनी का। तो यहाँ पे हमने दोनों आजू-बाजू में लिख दिए। अब इसमें देखना है 98 बड़ा है कि 75 बड़ा है? तो आप निसंदेह आप बताओगे कि 98 बड़ा है, तो 98 की ओर हम इसका बड़े का चिन्ह लगाएँगे। इसका मतलब जब ये 98 इधर मुँह लगा है, तो हम यहाँ पर 7 गुणिला कर्निस्थ संख्या 2 यह बड़ा है कर्निस्थ संख्या 5 गुणांक 3 से, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, क्रम संबंध इसी को कहते हैं कि कौन-सी करनी संख्या छोटी है और कौन-सी बड़ी है। अभी देखो यहाँ पे कर्निस्थ संख्या 247 और यहाँ पर दिया है दूसरी करनी 274, यहाँ पे घात 2 है, ये भी घात 2 है, तो हमको सिर्फ कर्निस्थ संख्या पे ही ध्यान देना है। तो अभी यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको देखकर बता सकते हो कि कौन-सा छोटा है और कौन-सा बड़ा है। तो 247 यह छोटा है, 200
74 कर्निष्ठ संख्या से। ओके, ऐसा आपको लिखना है सीधे सीधे तरीके से। उसके बाद में हम देखते हैं तीसरा सवाल। यहाँ पर देखो, और आपको मैंने क्या बोला था कि सीधा सीधा जो गुणांक है उसको करनी के अंदर लेना है, तो आपको एक प्रॉपर वैल्यू मिलेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर गुणांक 2 और 7, इसमें 2 को करनी के अंदर लेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा, क्योंकि घात 2 है दोनों का। तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये ऑलरेडी 7 है, तो 4 गुणिला 7 इज इक्वल टू 7 चौक 28। अभी देखिए दूसरा वाला जो करनी है वो भी क्या है, कनिष्ठ संख्या 28 है, और यहाँ पर भी कनिष्ठ संख्या 28 है। तो यहाँ पे करनी संख्या 2 गुणांक 2 कनिष्ठ संख्या 7, ये कैसे हैं, बराबर है, दोनों की कनिष्ठ संख्या बराबर आ गई, तो हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दो कर्मियों के बीच में क्रम संबंध निर्धारित करना है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे अगला जो चौथा सवाल है, इसमें आप देख सकते हो, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 कर्निष्ठ संख्या 5। ठीक है, इसको अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा, घात 2 है इसीलिए इसका वर्ग लेंगे, तो 5 का 25, और ये ऑलरेडी पहले से 5 है, इसका गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कर्निष्ठ संख्या 125। ठीक है, उसके बाद में 125 होने के बाद में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरा जो करनी है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, तो इसको भी वैसे ही करेंगे, 7 को अंदर लेंगे तो इसका 49 हो जाएगा, गुणिला 2 कितना हो गया 98, कर्निष्ठ संख्या 98। ठीक है, तो यहाँ पर जब दोनों का हम कंपेयर कर रहे हैं तो कर्निष्ठ संख्या एक तो 25 यह बड़ा है कर्निष्ठ संख्या 98 से, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए गुणांक 5 कर्निष्ठ संख्या 5 यह बड़ा है कर्निष्ठ संख्या 7 गुना 2 से। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद में पांचवे का पांचवा यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है कि कर्निष्ठ संख्या लिखा है 4 गुणिला कर्निष्ठ संख्या 42 और 9 गुणिला कर्निष्ठ संख्या 2, इसको अंदर लेंगे, हर बार घात 2 ही है तो हम इसका वर्ग ही लेंगे। तो यहाँ पर हम कर्निष्ठ संख्या 4 42, इसको जब हम अंदर ले रहे हैं करनी के अंदर, तो 16 गुणिला 42 इज इक्वल टू, यहाँ पर देख सकते हैं आप, करनी से इसको गुना जब करोगे तो आपको यहाँ पे जो उत्तर मिलेगा वो 672 के रूप में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में इसको देखते हैं गुणांक 9 कर्निष्ठ संख्या 2। ठीक है, तो इसको अंदर लेंगे तो क्या होगा 9 9 81 गुणिला 2, यहाँ 2 है तो इसको 2 किया हमने गुना, और इसको जब गुना करेंगे तो हमें मिलेगा कर्निष्ठ संख्या 162। इन दोनों पे हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलता है कि कर्निष्ठ संख्या 672 जो है ये बड़ा है कर्निष्ठ संख्या 162 से। तो हम क्या लिखेंगे, 4 गुणांक 4 कर्निष्ठ संख्या 42 यह बड़ा है कर्निष्ठ संख्या 9 गुना 2 से। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं, मुझे आपको प्रश्न क्रमांक 6 तक समझाना है। तो अभी हम 5वें पर हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रश्न क्रमांक 5वें का छठा, तो सेम इसको भी वैसे ही हल करेंगे हम। ठीक है, तो 5 को अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 गुणिला 3। ठीक है, तो 25 गुणिला 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, कर्निष्ठ संख्या 75 हो जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ पे कितना है 9 है, तो इस 9 को हम करनी संख्या के अंदर लेंगे तो ये 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 81 बड़ा है कि 75 बड़ा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 81 बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे 75, कर्निष्ठ संख्या 75 या छोटा है कर्निष्ठ संख्या 81 से। तो हम ऊपर में भी वैसे ही लिखेंगे, ऊपर जो दोनों करनी है उसमें भी कंपेयर करेंगे, तो यह छोटा है किससे 9 से। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 7वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 7 प्रश्न हैं, तो अब यहाँ पर 7 लिखा है ऑलरेडी, हम इसको कुछ नहीं करेंगे, 7 को सिर्फ करनी के अंदर लेंगे
यहाँ पे घात 2 है तो इसका वर्ग लेंगे तो साथ ही 49, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो करनी है 2 गुना कर्निष्ठ संख्या 5, तो हम 2 को अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुणिला 5, तो कितना हो गया कर्निष्ठ संख्या 20, ठीक है। तो अभी हम ये वाले कर्निष्ठ संख्या और इससे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा कनिष्ठ संख्या 49 यह बड़ा है कनिष्ठ संख्या 20 से, इसका मतलब 7 यह बड़ा है कनिष्ठ संख्या 2 गुना कनिष्ठ संख्या 5 से, ठीक है। इस प्रकार से आपको कंपेयर करना है। अब अगला सवाल यहाँ पे छठा वाला, मुझे उम्मीद है आपको ये सब भी गणित समझ में आ रहा होगा। वो अभी छठा प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित कर्मियों को सरल करो। आप यहाँ पर देख देख सकते हैं हम कि सरल कैसे करना है। अभी ये 2 कर्मियों को जोड़ा गया है ना? तो जब 2 कर्मियों को जोड़ा जाता है तो आपको तीनों ही चीज़ देखना है, गुणांक कितना है, फिर उसका घात कितना है और कर्निष्ठ संख्या क्या है। अब हम किसको जोड़ सकते हैं? यदि वो सजातीय कर्णी हो, तो सजातीय करनी का मतलब ये गुणांक को नहीं देखना है, सिर्फ घात और कर्निष्ठ संख्या। तो यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, कर्निष्ठ संख्या 3 है, यहाँ पर भी 3 है। इसका मतलब हम आपस में दोनों कर्मियों को जोड़ सकते हैं। तो जब जोड़ सकते हैं तो हम सीधा-सीधा गुणांकों को जोड़ना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर ये 5 और 8 कितने होते हैं? 13 और कर्निष्ठ संख्या 3। तो इस प्रकार से आपको या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों में जो कॉमन है वो है कर्निष्ठ संख्या 3 और इसका यहाँ पे गुणांक 5 है प्लस 8, तो 8 5 कितने हो गए? 13 और कर्निष्ठ संख्या 3, ऐसे भी आप हल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर्मियों को सरल कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे प्लस और माइनस का संबंध दिखाया गया है। तो आपको क्या करना है उसे मतलब कर्मियों का घात और उसकी संख्या को देखना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 3 पद दिए गए हैं यहाँ पे गुणांक 9 कर्निष्ठ संख्या 5 माइनस गुणांक 4 कर्निष्ठ संख्या 5 प्लस कर्निष्ठ संख्या 125, 3 पद दिए गए हैं। अब तीनों पदों में आपको देखना है कि सभी की कर्निष्ठ संख्या और घात बराबर है क्या? तो आप घात देख सकते हैं तीनों की समान है, मतलब 2, 2, 2 है। फिर यहाँ पे कर्निष्ठ संख्या देखते हैं तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 5 है और तीसरे वाले पद में 125 है। इसका मतलब हम इसके 2 ऐसे गुणनखंड देखेंगे। 2 क्यों? क्योंकि घात 2 है, तो 2 गुणनखंड देखेंगे जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो हम यहाँ पर हल करेंगे माइनस 4 गुणिला कर्निष्ठ संख्या 5 प्लस इसके 2 गुणनखंड, क्योंकि हमें कर्निष्ठ संख्या के बराबर लाना है, कर्निष्ठ संख्या 5 के बराबर लाना है, तो हम कोशिश करेंगे। तो 25 गुणिला 5, ठीक है। अभी यहाँ पे 25 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम इसको 25 गुणिला 5 करेंगे तो 125 ही होता है। अब यहाँ पे हम हल करेंगे -4 करनी संख्या 5 प्लस 1 करनी के बाहर लाएँगे तो ये 5 हो जाएगा, गुणांक 5 और कर्निष्ठ संख्या में क्या बचेगा 5। अब तीनों पदों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्निष्ठ संख्या 5-5 है और सभी के घात 2-2 है। तो ठीक है, अभी जब ये समान है तो हम कॉमन तीनों पदों में कॉमन क्या है कर्निष्ठ संख्या 5, इसको बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 9 -4 प्लस 5, क्योंकि सभी के लिए कर्निष्ठ संख्या 5 समान है तो हमने बाहर निकाला और सभी संख्याओं को इसके गुणांकों को हमने प्लस माइनस के रूप में एक साथ लिखा। अब इसको प्लस माइनस करेंगे तो क्या आता है 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 बचेगा और 5 प्लस 5 क्या कितना होगा 10 होगा। तो इसी को हम 10 गुणिला कर्निष्ठ संख्या 5 इस स्वरूप में लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद में अगला जो छठे प्रश्न से तीसरा जो सवाल है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 48 है, यहाँ पे कर्निष्ठ संख्या घात सभी का समान है और यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब 3 सबसे छोटा कर्निष्ठ संख्या है। तो इसी के लेवल पे सभी के कर्निष्ठ संख्या को हम बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 7
इसके दो गुणनखंड जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो 16 गुणिला 3 16 तिया 48 माइनस 27 के दो गुणनखंड जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो 9 तिया 27 माइनस कर्निस्थ संख्या 3। अभी देख सकते हैं कि 7 गुणिला इस 16 को 16 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है, और कर्निस्थ संख्या में बचेगा 3 माइनस इसको बाहर निकालेंगे तो 3 बाहर निकलेगा, मतलब इसका वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 और कर्निस्थ संख्या बचेगा 3। उसके बाद में कर्निस्थ संख्या 3 चौक 28 और कर्निस्थ संख्या 3 फिर माइनस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों ही पद में जो कर्निस्थ संख्या है वो 3-3 आया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉमन जो है कर्निस्थ संख्या 3 इसको बाहर निकालेंगे और 28 माइनस 3 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है गुणांक इसका मतलब 1 है। अब इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा, 28 में से 3 को माइनस करेंगे तो 25 और फिर 1 को माइनस करेंगे तो 24। इसका मतलब हमारा आंसर आएगा 24 कर्निस्थ संख्या 3। ये सरल रूप है। चौथा वाला बच्चों ये प्रश्न है, ये आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रयास कीजिए, समय हो चुका है यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। आप अब आप कुछ सवाल हो आपके तो वो सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आया हो तो आप उससे संबंधित क्या कर सकते हैं, सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो सर। हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, 5वां सवाल का छठा क्वेश्चन बताओ ना फिर से। पांचवे का छठा question। पांचवे का छठा, एक मिनट, ठीक है। ओके सर। ओके, ठीक है। पांचवे का छठवा हम देख लेते हैं, यही वाला ना, ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पांचवा सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित क्रमनियों को का क्रम संबंध निर्धारित करो, ठीक है। अब हाँ ये सर। क्रम संबंध यानी छोटा बड़ा। अब देखो यहाँ पे 5 ये गुणांक के रूप में है, कर्निस्थ संख्या 3 का, ठीक है। तो इसको हम अंदर लेंगे, 5 को अंदर लेंगे तो 5 को जब अंदर लेंगे तो उसका वर्ग हो जाएगा, क्योंकि घात 2 है इसका मतलब इसका वर्ग लेंगे तो 25 हो हाँ सर। जाएगा। तो 25 गुणिला 3 हो गया यहाँ पे 75। अब ये 9 जो है ये ऑलरेडी ये मतलब एक गुणांक के रूप में, समझ में आया, ये गुणांक के रूप हाँ में सर। जब इसको कर्णी संख्या के अंदर लेंगे तो वर्ग के रूप में लेंगे, 9 का वर्ग 81 तो ये कर्णी संख्या के अंदर आ गया। अब दोनों में आप कंपेयर करोगे कौन सा बड़ा है छोटा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ओके सर। थैंक यू ओके सर। ओके, और किसी को कोई सवाल पूछना है? पूछिए। हेलो सर। हाँ हेलो बोलो। सर। सर ये तीसरे का पांचवा बताओ ना। तीसरे का पांचवा, हाँ देखो बेटा ये जो तीसरे का जो पांचवा है ना ऑलरेडी वो उस पे हम दो गुणनखंड ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते जो कैसा हो। एक सेकेंड मैं आपको, हाँ ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही ना, 5 कनिष्ठ संख्या 22 7 गुणिला कनिष्ठ संख्या 33, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों के ऐसे गुणनखंड हम ज्ञात नहीं कर सकते कि जो जो एक जो गुणनखंड है वो पूर्ण वर्ग संख्या हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये संख्या ऐसा ही रहेगा और इसके साथ में हमें ये करना है, इसको ये जो कनिष्ठ संख्या है उसको हम समान नहीं कर सकते, बराबर, क्योंकि इसके दो गुणनखंड सिर्फ 11 दूनी 22 और इसके 11 तिया 33 ही हो सकते हैं, या तो फिर 22 एकम 22 और 33 एकम 33, ये एक एक ही ले सकते हैं। तो दोनों ही कर्निस्थ संख्या को हम समान नहीं कर सकते, इसीलिए ये सजातीय करनी नहीं है, ऐसा हमको बताना है, ठीक है। ठीक है, समझा बेटा, आवाज आ रही है? आ, सर आप लास्ट स्टेटमेंट देके क्लास हाँ एंड कर दीजिए सर। ओके ओके ठीक। तो बच्चों आज मैंने आपको जो है यहाँ पर आपको वास्तविक संख्या में करनी के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया और इसमें प्रश्न संख्या 2.3 के बारे में मैंने जानकारी दिया। यदि समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भी एक बार आप ये यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा
और यहीं पे अपना क्लास समाप्त करता हूँ। ठीक है सर।